नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन के आज के अंक में हम बात करेंगे चुनाव, मुद्दे और मीडिया। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद मीडिया कवरेज से जुड़े कुछ नए सवाल उभरे हैं। चुनाव में मीडिया कवरेज और जनता के रवैये के बीच क्या है रिश्ता? 24 घंटे चालू रहने वाला मीडिया क्या आज इतना ताकतवर हो गया है कि उसकी इच्छा के बगैर सियासत में कोई बड़ी शख्सियत नहीं उभर सकती? बाजार, पूंजी और मुख्यधारा मीडिया के रिश्तों के बरक्स अगर आज इस सवाल को देखें तो क्या मीडिया बड़े नपे तुले ढंग से जनता के बीच नेताओं की छवि बनाता और बिगाड़ता है? कभी वह किसी को खड़ा करता है तो कभी उसे गिराता है। लेकिन क्या यह सब जनता की इच्छा के बगैर संभव है? क्या ठोस और ज्वलंत मुद्दों की ज्वाला में झुलसते समाज की सहमति के बगैर मीडिया किसी नेता की छवि बना या बिगाड़ सकता है? क्या मीडिया अब राजनीति का नया व्याकरण लिख रहा है, जनता को वही बता रहा है कि कौन हो सकते हैं उसके नेता या पसंदीदा दल या मुद्दे और अहम किरदार? दिल्ली चुनाव के संदर्भ में मीडिया मंथन के आज के अंक में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए प्रभाकर, जो प्रमुख हैं सीएमएस मीडिया लैब के। हमारे साथ हैं दिलीप चेरियन साहब, जो इमेज गुरु हैं, आप सभी जानते हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ टीवी पत्रकार जो कई चैनलों के हेड रह चुके हैं, मुकेश कुमार। और साथ में हैं इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन के भूतपूर्व संपादक और वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल। हम आप चारों लोगों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले अगर हम दिलीप आपसे समझना चाहें, क्योंकि आपने इस चुनाव को बहुत ऑब्जर्व किया है और टीवी और अखबार दोनों, कि कैसा कुल मिलाकर रोल इस बार आप चुनाव में मीडिया का देखते हैं? जो एक आम धारणा है कि मीडिया बहुत किसी की छवि बना देता है, बिगाड़ देता है, क्या जनता ने इस धारणा को इस चुनाव में या आवाम ने जिस तरह का जनादेश दिया है उससे आपको लगता है ऐसा? उर्मिलेश जी, मेरी ये स्पष्ट मान्यता है कि भारत का समाज और खास करके दिल्ली जैसे शहरों में लगभग पूरी आबादी अब मीडियाटाइज्ड है। मीडियाटाइज्ड सोसाइटी के फेज में हम लोग ऑलरेडी चले गए हैं, जिस फेज में एक समय में यूरोप और अमेरिका गया था और मीडियाटाइजेशन पर बहुत तरह की रिसर्च हुई है। लगभग उस तरह की रिसर्च अब भारत में हो सकती है। इसका सिचुएशन है चुनाव में इस बार कम से कम मुझे दो चीज़ें दिखती है, एक तो मीडिया की ताकत और दूसरा मीडिया की सीमाएँ। मीडिया इस बार इस चुनाव में मुझे लगता है कि मोदी और केजरीवाल के प्रति लगभग समान रूप से उदार रहा और थोड़ा सा झुकाव अगर कुल मिलाकर देखें तो मोदी के पक्ष में मीडिया का ओवरऑल एक टिल्ट दिखता है, जो कि चुनाव के नतीजों के बाद भी अगर आप देखें कि ओपिनियन पोल्स जिस तरह से आए और जो नतीजा आया उससे लगा कि मोदी की ताकत को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर मीडिया शायद देख रहा था या लगभग बराबरी का मुकाबला मान रहा था। लेकिन मीडिया के की जो सीमाएं, लेकिन मोदी जी तो यहाँ चुनाव में कोई नहीं, ये अब आप इसको आप रेट्रोस्पेक्ट में देखें तो शायद मोदी जी भी उसको सही नहीं मानेंगे कि मोदी बनाम केजरीवाल ये चुनाव हो गया था। और आप इसको प्रचार के फॉर्म्स को देखें, मीडिया के टूल्स देखें, तो मीडिया की सीमाएं ये हैं इस समय कि मीडिया ओपिनियन मेकिंग में उसकी एक लिमिटेशंस दिख रही हैं। एजेंडा तो वो सेट कर सकता है कि इन विषयों पर बात होगी, लेकिन ओपिनियन लोग क्या बनाएंगे इसकी सीमाएं दरअसल पहले भी दिखती रही हैं। ये वाजपेयी जी का चुनाव में हारना या ऐसी पार्टियों का चुनाव में जीतना जिसके खिलाफ आमतौर पर मीडिया रहता है, लेफ्ट का लगातार 6 बार चुनाव जीतना, लालू यादव का चुनाव जीतना, मायावती, अगर मीडिया चुनाव को प्रभावित कर सकता है तो मायावती को इस देश में कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। मायावती को लेकर मीडिया का एक स्लांट हमेशा रहा है उसके खिलाफ। या मुलायम सिंह का मुख्यमंत्री बनना या अखिलेश का मुख्यमंत्री बनना, ये मीडिया के जो अपने जातिवादी रुझान है और इन सब की वजह से ये संभव नहीं होता। तो मीडिया चीज़ों को प्रभावित कर रहा है, लेकिन उसकी लिमिटेशंस भी इस चुनाव में हमें नजर आई कि मीडिया मोदी को बराबर तौल रहा था केजरीवाल के, और अल्टीमेटली अगर मीडिया का बस चलता या मीडिया अगर निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में होता तो शायद मोदी ये नतीजे ना आते। लेकिन दिलीप, दोनों का नाम दिलीप है, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, जो अभी दिलीप मंडल कह रहे हैं, क्या इस चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल कॉन्क्रीट हम अगर इस चुनाव के नतीजों को लें और इसके कवरेज को लें, ओपिनियन पोल्स को लें, फिर बाद में जो एग्जिट पोल हुआ उसको लें, आप पूरी एक तस्वीर देखें, क्या आपको लगता है कि मीडिया जनता से बड़ा है? क्या जनता मीडिया के छवि बनाने और बिगाड़ने का जो ताकत है उसको कहीं रोक देती है या क्या है आपके हिसाब से, क्योंकि आप इस फील्ड को हैं, जानते हैं अच्छी तरह? देखिए, जहां तक दोनों तरह का इमेज है इस वक्त,
मोदी जी का और केजरीवाल का, उसमें अगर हम देखें तो 3 तरह का इमेज है। एक तो पेड इमेज जो है, जो विज्ञापन से बनता है, वो भी मीडिया के थ्रू ही आ जाता है लोगों के पास। दूसरी जो कन्विंस स्पेस है, जो एक्वायर्ड स्पेस है, वो जो रिपोर्ट होता है। और तीसरा जो डिजिटल स्पेस है, जहां लोग अपना भी करते हैं और वहां बहुत विज्ञापन भी मिक्स हो जाते हैं और आपको पता नहीं चलता। ये तीनों आप अगर ले तो मोदी जी का जो प्रभाव था एडवर्टाइजिंग पे, तो उनका जो जोर था वो बहुत ही ज्यादा था। और जितना बीजेपी ने जगह खरीदे थे टेलीविजन पे, रेडियो पे और प्रिंट में, उस हिसाब से अगर देखें तो उनका जो मीडिया स्प्रेड था वो बहुत पावरफुल था। और अरविंद केजरीवाल ज्यादातर रेडियो में थे, लास्ट 1-2 दिन में टीवी में थोड़ा सा झलक था और बाकी ज्यादा तो था ही नहीं। तो मेरे ख्याल में अगर हम उस पावर को देखें तो लोकतंत्र का ये प्रूफ है अब कि एडवर्टाइजिंग से काम चलेगा नहीं। दूसरी बात यह है कि जो रिपोर्टिंग है, वहां अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में रिपोर्टिंग जो मोदी के रिपोर्टिंग किए थे इस इलेक्शन के टाइम में, एक दो चीजें उसका प्रभाव से मेरे ख्याल में पब्लिक को एक गलत मैसेज गया है और वो उनका ही करने का तरीका था। एक तो ये था कि ये ओबामा वाला चक्कर जो है वो इतना बड़ा चलाया क्योंकि उनका ये स्ट्रैटेजी था कि इससे हमें फायदा मिलेगा इलेक्शन में। मेरे ख्याल में वो इमेज जो निकला उसमें से कि मोदी अब एक इंटरनेशनल स्टेट्समैन है, हमारे लायक नहीं है, शहर के लायक नहीं है, वो ना झुग्गी झोपड़ी वालों के सुनेगा, अब तो सिर्फ ओबामा, आबे, इन सब से बात करेंगे। तो ये एक इमेज आ गई। दूसरी चीज जो आया, ये जो हेलीकॉप्टर पे मीटिंग पे जाना, वो भी जब आप कंपेयर कर रहे हैं केजरीवाल से, जो मीडिया ने रिपोर्ट किया कि केजरीवाल ने ऐसा पहुंचा और मोदी ने ऐसा हेलीकॉप्टर पर पहुंचा, तो वो जो इमेजेस थे, विजुअल इमेजेस, टेलीविजन और प्रिंट में दोनों, उसका भी मेरे ख्याल में इफेक्ट पड़ा है। मुकेश, जो मीडिया का असर है, हम कोई उससे इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन हम अगर इस चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं जैसे आप सभी लोगों से, तो क्या ये आपको लगता है कि इस तरह का अगर कोई लहर जैसा चुनाव होता है तो उसमें मीडिया चाहे जो चाहता हो निजी तौर पे, ओपिनियन पोल जो भी कह रहे होते हैं वो ध्वस्त हो जाते हैं, वो किले ढह जाते हैं, ऐसा लगता है आपको? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं मोटे तौर पर यह देखता हूँ कि हमारा मीडिया मार्केट ड्रिवन मीडिया है। मार्केट जो चाहता है मीडिया उसको क्रिएट करने की कोशिश करता है और हर बार किया है उसने। इस चुनाव में भी वो वही कर रहा था जो मार्केट का एजेंडा था। सवाल ये है कि उसमें वो कितना कामयाब हो पाया नहीं हो पाया। मुझे लगता है कि बीजेपी के वोटों में जो 1-8% की कमी आई है, वो कमी ज़्यादा हमें नज़र आती अगर मीडिया का इस तरह से, हम लोग केवल सीटों को देख रहे हैं, हम लोग वोटों में के बंटवारे को नहीं देख रहे हैं। अगर मीडिया का असर ना हुआ होता तो वोट परसेंटेज और भी नीचे जाता बीजेपी का। तो मीडिया ने अपने तय पूरी कोशिश की और आप देखिए कि जो चैनल रहे हैं, अगर आप उनके राजनीतिक रुझानों को ध्यान में रखते हुए उनके कंटेंट को देखें तो पूरी तरह से उनका बायस साफ दिखता है। कुछ चैनलों का तो बहुत ही क्लियर था और उनके जो ओपिनियन पोल्स थे, एग्जिट पोल तक, जिसे वो ज़्यादा साइंटिफिक बताते हैं, वो भी उसी तरह से टिल्टेड थे। तो ये जब इस स्तर पर पूरे मीडिया का खेल चलता है तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मतदाता पर उसका कोई असर ही ना पड़ता हो, वो सब बेकार ही जाता हो। लेकिन प्रभाकर, हम आपसे अगर जानना चाहें, क्या लोग जो हैं हमारे जैसे देश में, हम अमेरिका की बात नहीं कर रहे हैं, हम यूरोप की बात भी नहीं कर रहे हैं, भारत जैसे देश में, ठीक है मीडिया के असर को इनकार नहीं किया जा सकता, ये मानस निर्माण में, ओपिनियन मेकिंग में उसकी भूमिका है, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ लोग अपने भी जज करते हैं? क्योंकि जो राजनीतिक दल जनता के बीच सघन ढंग से अभियान नहीं चलाते, उनके ऊपर मीडिया का छवि बनाने का अभियान या मानस बनाने का अभियान शायद हावी हो जाता है। लेकिन जो लोग मोहल्ला कमेटियों से लेकर के और सड़क तक, गली चौबारे तक जा करके और काम कर रहे हैं, वहां शायद मीडिया को भी लोग जज करते हैं।
जज करते हैं। देखिए, अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसके आधार पर, उसके बेसिस पर अगर हम जो मीडिया है उसका अगर एनालिसिस करें तो साफ रूप से स्पष्ट होता है कि जो चुनाव होने के पहले जो अंतिम ओपिनियन पोल आए और जो एग्जिट पोल आए, ऐसा माना जाता है कि ओपिनियन पोल में आप अपना एजेंडा सेट तो करने के लिए जो भी कोशिश करना होता है मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन एग्जिट पोल में चूंकि ऐसा कुछ नहीं बचता है तो ये बहुत कम संभावना है कि आप मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये क्रेडिबिलिटी का भी मामला है। तो आप अगर जो चुनाव के पहले जो ओपिनियन पोल आए हैं उसमें साफ तौर पे अगर उसके डाटा को देखा जाए तो दो निष्कर्ष निकलते हैं। एक, पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में सारे ओपिनियन पोल थे, ज्यादातर, एक आध को छोड़कर। दूसरा, अगर दूसरा कोई ट्रेंड निकलता है तो वो उसमें ये बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है तो कांग्रेस कहीं रेस में नहीं है। तो अगर रेस में नहीं है तो जो कांग्रेस का वोट है और अन्य के जो वोट है वो कहां जाएंगे, कहां शिफ्ट होगा? क्या वो बीजेपी में शिफ्ट होगा या आम आदमी पार्टी में शिफ्ट होगा? तो उस वोट का कोई एनालिसिस नहीं किया गया, जो सबसे बड़ा फॉल्ट है। और वही दिखाता है कि ये इलेक्शन सिर्फ दो पार्टियों के बीच में नहीं थी, एक तरफा था। अगर आप सीट वाइज और जो विनिंग मार्जिन का एनालिसिस करेंगे तो कम से कम लगभग 90% सीटों पर मार्जिन 10,000 से ज्यादा थे। इसका मतलब है कि उस 90% सीटों पर एक तरफा चुनाव हो रहा था। दूसरी बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि लगभग 62 या 63 जगह पे कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। तो ये साफ संकेत है, जो चुनाव के परिणाम आए हैं वो साफ संकेत है कि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं। तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि ये चुनाव त्रिकोणीय अगर नहीं बना तो उसमें ओपिनियन पोल का थोड़ा बहुत रोल हो सकता है, लेकिन अदरवाइज नहीं? जैसे हमको याद आ रहा है, आप सर्वे की बात कर रहे हैं कि जनवरी 2015 में जो ओपिनियन पोल आए उसमें एबीपी ने दिखाया 18 सीटें केवल आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को 46 सीटें, कांग्रेस को 6 सीटें। इंडिया टुडे ग्रुप ने दिखाया 25 से 31 सीटें आम आदमी पार्टी को और 34 से 40 सीटें बीजेपी को, और कांग्रेस को 3 से 5। इंडिया टीवी ने आम आदमी पार्टी को सिर्फ 29 सीटें दी और दिखाया बीजेपी को 35 और कांग्रेस को 5। जी न्यूज ने उसी तरह से 29 सीटें दिखाई, 37 सीटें बीजेपी को दिखाई और 3 सीटें कांग्रेस को दिखाई। तो ये जो आप कह रहे हैं, क्या इसको ये माना जाए कि ये जो ओपिनियन पोल्स थे वो कहीं ना कहीं मानस निर्माण का या विचार निर्माण का के अभियान का हिस्सा थे? आप ये कहना चाहते हैं? जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एग्जिट पोल ये भी दर्शाता है कि मीडिया का जो पूरा ये जो प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, वो फेल हो गया है। दूसरा ये निष्कर्ष निकलता है कि उनने जो सर्वे किया है वो पूरी तरीके से अनसाइंटिफिक थे। इवन जो रेंज दिए गए थे किसी एक पार्टी के बीच में वो 10 से 20% था, जो कि सोशल साइंस में आप सभी लोग जानते हैं कि 5% से ज्यादा का मार्जिन नहीं लिया जाता है, वो भी सीट के मामले में, वोट शेयर के मामले में नहीं। तो अगर उस आधार पे देखें तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया गया है सीएमएस मीडिया लैब का, हालांकि सुनने में वो एब्सर्ड लगेगा, बट वो 200% से ज्यादा एरर दिखाते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका जो फॉरकास्ट है वो कूड़े में फेंकने लायक है और उसका कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसा आप फॉरकास्ट करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभाकर, मैं इस विषय पर और ओपिनियन पोल के बाद एग्जिट पोल पर भी आऊंगा, लेकिन अभी एक अंतराल लेने को मुझे कहा जा रहा है। अंतराल के बाद जब लौटेंगे तो आप चारों मेहमानों से मीडिया कवरेज के इसी पहलू को हम डिस्कस करेंगे कि ये जो ओपिनियन बनाम पोल, किसकी खुली है पोल, इस पहलू को जरूर डिस्कस करेंगे एक अंतराल के बाद। लगता है कि सरकार जो है वो फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा कानून को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ती हुई दिख रही है। केवल कानून बना देने से बात नहीं बनती है, यू विल हैव टू अरेंज द मनी कहां से आएगा? इसमें पॉलिटिकल दोगलापन है जो अच्छा नहीं लगता। आपको करना है तो दबंग होके छाती ठोक के बोलिए कि हम करना चाह रहे हैं।
think that is really unconvincing. Just to save a little bit of money, you're going to deprive huge numbers of people of food security. I don't think you can justify that. आजादी रोटी नहीं, मगर फिर दोनों में कोई बैर नहीं। भूख अगर बेताब हुई तो आजादी की खैर नहीं। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। एक अंतराल के बाद मीडिया मंथन के आज की चर्चा में आपका फिर स्वागत है। हम अभी बात कर रहे थे ओपिनियन पोल। हम बात कर रहे थे कि क्या ओपिनियन बनाने का भी एक जरिया बन गया है, क्या मीडिया इसके प्रति उतना सावधान नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि हाल के दिनों में बहुत सारे ओपिनियन पोल कराने वाली एजेंसीज का पर्दाफाश भी हुआ। हम दिलीप चेरियन आपसे समझना चाहते हैं कि ठीक है, इमेज बिल्डिंग और लोगों के जनता का क्या झुकाव उनके प्रति है, एजेंडे जो हैं, इश्यूज जो हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये जो बात अभी प्रभाकर कह रहे थे, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई इस चुनाव में ओपिनियन पोल सारे फेल कर गए? मुझे लगता है कि इस बार के ओपिनियन पोल सारे मार्केटिंग के डिवाइसेस थे और लोगों को सच ना बताकर उनके ओपिनियन को स्विंग करने के लिए, उस ओपिनियन को खरीदने के लिए कोशिश था। क्योंकि ऐसा रिजल्ट के बाद आप अगर वापस जाए ओपिनियन पोल, वो बहुत कम, आपका प्रोग्राम ये कर रहा है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत कम लोग जाके वापस एनालिसिस करते हैं कि इवेंट के बाद उसका इफेक्ट क्या था और इसका क्या कारण था। लेकिन दिलीप, बिल्कुल संक्षेप में हम और मेहमानों के यहाँ जाएंगे इस विषय पर कि क्या कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ओपिनियन पोल हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ हो, लेकिन एग्जिट पोल काफी ठीक ठाक है। वो कहते हैं कम से कम ट्रेंड हमने दिखा दिया कि कौन आगे है। हालांकि आप जानते हैं कि कितना अंतर है वास्तविक सीटों में और जो एग्जिट पोल में सीटें प्रेडिक्ट की गई उनकी में। आप देखिए, वो ट्रेंड भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट शायद कंजर्वेटिव ट्रेंड था, क्योंकि उनको भी डर था कि हम अगर सच बता दें, या शायद उनका मेथोडोलॉजी में कुछ गलत है। मुझे लगता है कि हमारे ओपिनियन पोल्स का मेथोडोलॉजी में भी कुछ एग्जामिन करने लायक चीजें हैं। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर कहाँ है ओपिनियन पोल्स में। हम सारे जिन्होंने भी ये ओपिनियन पोल्स किए हैं उन सब के डाटा को पब्लिक में लाइए, स्क्रूटनी कीजिए कि किसने सर्वे किए भी हैं कि नहीं किए हैं, कि घर में बैठ के डाटा बनाए गए हैं, कि पेड सर्वे रहे हैं। क्योंकि जिस तरह के ओपिनियन पोल्स आए हैं उनसे तो पूरा भरोसा ही उठ जाएगा लोगों का। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक रेगुलेशन की बात मैं हमेशा से इसके लिए भी कहता रहा हूँ कि कंटेंट के मामले में हम लोग लगातार बात करते हैं, लेकिन ये जो ओपिनियन पोल की एजेंसीज़ हैं जिनके बारे में स्टिंग ऑपरेशन का भी आपने जिक्र किया, जिसमें पता चला कि वो इस तरह के लिए भी तैयार रहते हैं पेड सर्वे करने के लिए, इस चुनाव में कितने सर्वे पेड थे ये भी तो सामने आया। प्रभाकर, हम फिर आपके यहाँ अगर जाएं और आपसे जानना चाहें कि जो पिछला ओपिनियन पोल सबसे जो लेटेस्ट था, आप यूं कहें कि मतदान से पहले का आखिरी ओपिनियन पोल, उसमें मेरे पास जो आंकड़ा है और देश के सबसे बड़े अखबारों ने छापा है कि इंडिया टीवी सी वोटर ने बीजेपी को 36 सीटें दी, दबीक IMBR ने 36 सीटें दी, IBN 7 डाटा मिनरिया इन्होंने 36 सीटें दी, जी टेलीम ने 32-36 सीटें दी, न्यूज नेशन ने 31 से 35 सीटें दी। देखिए, और आपको 31, 29, 27, 30, 34, 30, 34 क्रमशः ये सीटें दी गई। कांग्रेस को 2, 4, 7, 4, 3, 5 के आसपास सीटें दी गई इन्हीं संगठनों के द्वारा। तो ये जो पूरा जो फिगर है, जो बिल्कुल अंतिम ओपिनियन पोल है, कैसे देखते हैं इसको? और क्या आप जो लोग कह रहे हैं, खासकर दिलीप चेरियन ने जो बातें कही, क्या उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ओपिनियन पोल जो चुनाव के तुरंत पहले आए थे, जो अंतिम ओपिनियन पोल है, उसको अगर निष्कर्ष निकाला जाए कि कैसा कहा जा सकता है, तो ये साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि ये जनता को धोखा देने वाले ओपिनियन पोल थे। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोगों ने CMS मीडिया लैब ने ये एनालिसिस किया कि ओपिनियन पोल तो चलो वो बहुत सारे एजेंडा के प्रोसेस में होते हैं, तो वो गलत हो सकता है, एग्जिट पोल गलत नहीं होना चाहिए। तो हमने एग्जिट पोल का एनालिसिस किया और उसमें जो 2-3 आंकड़े आए वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे डाटा मिनेरिया का जो सर्वे है उसमें आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया गया और ये 116% है, 116%। और
उसी प्रकार आप एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं? जी, एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं। और उसी प्रकार ज्यादातर जो टॉप एग्जिट पोल्स आए थे, 7 एग्जिट पोल की मैं बात कर रहा हूं, 55% का एवरेज अंडर एस्टिमेट किया गया था आम आदमी पार्टी को, 55%। तो ये जब चेरियन साहब से आप बात कर रहे थे, वो ट्रेंड की बात कर रहे हैं। बात यहां पे ट्रेंड की नहीं है, बात यहां पे है कि आप क्या उस लेवल पे जो रिजल्ट आया उसको आप एक्यूरेट बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, नेगेटिव हो या पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर स्टैटिस्टिकली देखें, साइंटिफिकली लेकिन देखें, एक तो ये थ्योरेटिकल गलत सवाल है, एक थ्योरेटिकल सवाल है इन आंकड़ों के अलावा। प्रभाकर, आप क्या सोचते हैं, बिल्कुल अगर हम संक्षेप में आपसे जानना चाहें, हमारा समय खत्म हो रहा है, कि तो फिर ये अगर ओपिनियन बनाई जा रही थी आपके हिसाब से, जी नहीं, लेकिन डाटा के हिसाब से, जी जो आंकड़े हैं, इनके जरिए अगर ओपिनियन बनाई कोई जा रही थी, तो आखिर वो कौन सी ताकत थी जिसने ओपिनियन नहीं स्वीकार की, ये मानस निर्माण के इस अभियान को खारिज कर दिया? अगर वो जनता थी, तो क्या हमें ये मानने में हर्ज है कि देश की जनता सचमुच अलग ढंग की है? दूसरे देशों में हो सकता है इसका असर बहुत ज्यादा पड़ता हो, लेकिन अपने देश में जनता कई बार जज करती है मीडिया के निष्कर्षों को भी, मीडिया की रिपोर्टिंग को भी, मीडिया की ओपिनियन को भी। मेरे ख्याल से जनता खुद अपने आप में मीडिया क्रिटिक है। अगर इसका प्रमाण ना मिले, साफ मान सकते हैं कि बीजेपी ने ऐसी कोशिश की कि 88% बीजेपी को ओवर एस्टिमेट किया गया है इन चुनाव सर्वे में। अगर रिजल्ट से कंपेयर करें एग्जिट पोल वाला, तो जनता खुद ही इसको करती है, और वो उसका फिल्टर का अपना जो तरीका है वो काफी अच्छा है। मायावती के चुनाव ने, 2004 के चुनाव ने, और ये दिल्ली इलेक्शन के चुनाव ने ये दिखा दिया है। 2007 के चुनाव में तो आप 2007 के चुनाव की बात कर रहे हैं? जी जी, दिलीप प्रमाण है। दिलीप, 2007 के चुनाव की वो चर्चा कर रहे हैं, हम उसके कॉन्टेक्स्ट में पूछें जब आमतौर पे कोई नहीं बताता था कि मायावती जी को इतनी सीटें आ जाएंगी, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे कि एक खास ढंग का सोच जो मीडिया में डोमिनेंट है। लेकिन हम ये आपसे जानना चाहते हैं, जो आपने शुरुआत की, तो कहीं ना कहीं जनता मीडिया की भी क्रिटिक है, उसको भी जज करती है। बिल्कुल, मुझे लगता है उर्मिलेश जी कि हम अब एक आने वाला समय, मुझे लगता है कि एक ऐसा समय होगा जबकि हम वेस्टर्न डेमोक्रेसी की तरह एक मीडिया लिटरेट समाज होगा, जहां हमको पता होगा कि फॉक्स न्यूज की पॉलिटिकल पोजीशन क्या है या CNN की पॉलिटिकल पोजीशन क्या है। किसी को वहां पर ये सरप्राइज नहीं होता है कि फॉक्स न्यूज रिपब्लिकन पार्टी के पक्ष में है, या गार्डियन की पोजीशन क्या है, या इंडिपेंडेंट की पोजीशन क्या है, ये या इकोनॉमिस्ट को की मैगजीन देखें तो पिछले 30-40 साल से मैं उसको जो देख रहा हूँ, मतलब लगभग बचपन से, तो वो एक पोजीशन है उसकी कि वो उदारीकरण के पक्ष में है, वो ग्लोबलाइजेशन के पक्ष में है, और इसको छिपाते भी नहीं है। तो एक समय ये आना चाहिए, आदर्श स्थिति ये होनी चाहिए कि भारत की मीडिया के बारे में जनता को ये पता हो कि एक्स मीडिया प्लेटफॉर्म, लेकिन क्या ये पोजीशन आप मीडिया जो अपने देश में है, नहीं, अभी मीडिया के समाजशास्त्र पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वो भी कहीं कोई फैक्टर है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, ये तो है ही है कि मीडिया खास करके जो अंडर क्लास है और उसमें कास्ट का इशू है जहां पर भी आता है, वहां पर मीडिया गलती करता है। हमारे पास समय दिलीप खत्म हो रहा है, बिल्कुल एक सवाल अंत में जरूर मैं पूछूंगा। मैं आ रहा हूं। का एक बड़ा टेलीविजन एडिटर खुलेआम अपनी जाति की घोषणा करता हो कि मैं गौड़ सारस्वत ब्राह्मण हूं, तो आप समझिए कि टेलीविजन चैनल चलाने वालों के दिमाग किस तरह से काम करते होंगे, खास तौर से दलित, पिछड़ी, आदिवासी जातियों के जो नेता हैं। एक चीज है उर्मिलेश जी कि मीडिया के साथ पूरे कवरेज को पेज बाय पेज जो मैंने देखा, उससे मुझे ये समझ में आता है कि आपको लेकर भी मीडिया बहुत अनुदार नहीं है। लेकिन और मिडिल क्लास और अपर कास्ट की लगभग एक रिप्रेजेंटेड पार्टी होने। लेकिन दिलीप, हमारे पास समय खत्म हो रहा है, कहा जा रहा है। मुझे एक सवाल जरूर आप लोगों सभी 4 साथियों से करना है, आप मेहमानों से, कि इस चुनाव के दौरान एक चीज और देखी गई, वो ये मुकेश, कि बहुत सारे कई चैनलों में, हम प्रिंट की बात छोड़ दें क्योंकि प्रिंट में कमोबेश इंडियन एक्सप्रेस हो या टाइम्स ऑफ इंडिया हो, कई अखबारों ने अच्छी रिपोर्टिंग भी इस बार की है, इसमें कोई दो राय नहीं, और रिपोर्टिंग बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार चैनलों में रिपोर्टिंग नहीं होती, ओपिनियन ज़्यादा हो जाती है। लेकिन मुकेश, कई चैनलों में इस बार देखा गया, खासकर हिंदी चैनलों में, कि चैनल के एंकर्स जो हैं वो अपने एक्सपर्ट जो हैं उनकी तरह वो स्वयं ओपिनियन के झंडा बरदार हो गए, और कई बार तो वो नापसंद जो विचार थे या जो पसंद उनको नहीं आ रही थी टिप्पणियां गेस्ट की, उस पर वो झगड़ा तक करने पर उतारू हो गए। ये जो ट्रेंड है एंकर्स का, कैसे देखते हैं? एक दो ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं जो बहुत ही शर्मसार करने वाली हैं। एंकरिंग
कि क्या मर्यादाएं होती हैं, क्या लक्ष्मण रेखा है, आपकी भूमिका क्या है, इसकी समझ ही नहीं है आपको। आप किसी गेस्ट के साथ बदतमीजी से पेश आ रही हैं, आप उन्हें कह रहे हैं कि ये आपकी औकात ही क्या है अगर इस तरह के अल्फाज लाइव टेलीविजन में इस्तेमाल होते हैं। नहीं, ये इसमें मुझे लगता है कि भारत का मीडिया, क्योंकि अभी भी मैं कुल मिलाकर मानता हूं कि शैशवावस्था में है, इसको मैच्योर होना है, तो अभी ये इस तरह की दुर्घटनाएं इसके इनहेरेंट स्ट्रक्चर के अंदर में भी है और हमें लगता है कि इसको और मैच्योर होने का जरूरत है। इसमें एक और भी कारण है कि मीडिया का एक्सपेंशन इतना जल्दी हो चुका है कि काफी लोग जो है वहां अनट्रेन्ड है, बहुत ही अनट्रेन्ड है, और उनको ट्रेनिंग देने वाले एडिटर्स भी बहुत कम एक्सपीरियंस के हैं। प्रभाकर, हम यही सवाल आपसे जानना चाहें, क्या मीडिया में सचमुच जो सूचना देने का काम जिसका प्रथमता है, ज्ञान देने का काम, अवेयर करने का काम है, वहां भी सूचना और ज्ञान का अकाल है? एकदम अकाल है। मीडिया की मेरे रिसर्च का अकाल है जी। मीडिया की साख गिरी है और मीडिया में पारदर्शिता की जरूरत है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मीडिया का यही हाल होगा जैसा ये दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम से हम लोग जो आकलन निकाल रहे हैं। मतलब मीडिया आप चारों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें विश्वास है कि हमारे दर्शकों को आप लोगों के विचारों पर सहमति असहमति की बात छोड़िए, लेकिन एक जरूर कुछ न कुछ ऐसा जरूर मिला होगा जो इस बहस को उनके बीच भी आगे बढ़ाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल अंततः भारत का मीडिया भारत की जनता का है। भले ही वो पूंजीपति या उद्योगपति या पब्लिक ब्रॉडकास्टर कहीं हों जहां स्टेट ओनरशिप होती है, लेकिन जनता और मीडिया के रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं। अंततः जनता की ही बात मीडिया को आगे बढ़ानी होती है। ऐसे में जनता के बीच भी मीडिया को लेकर बहस होनी चाहिए, उसके समाजशास्त्र को लेकर बहस होनी चाहिए, उससे गुणवत्ता में जरूर सुधार होगा। और इसी टिप्पणी के साथ आज की चर्चा का हम समापन करते हैं। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन।